नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे चारों ओर चीजें कैसे बदलती हैं, उनके पीछे का विज्ञान क्या है। नमस्ते। हाँ, आज का हमारा विषय है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। और इसके लिए हम एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान के पहले अध्याय को आधार बना रहे हैं। बढ़िया। तो मतलब हम समझेंगे कि ये बदलाव क्या है, इन्हें पहचानते कैसे हैं और इन्हें लिखते कैसे हैं, है ना, समीकरणों के जरिए। बिल्कुल। और ये बदलाव हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। सोचिए, गर्मियों में दूध अगर बाहर रह जाए तो वो फट जाता है, खट्टा हो जाता है। सही। या लोहे का तवा या कील अगर नमी में छोड़ दें तो उस पे वो भूरे रंग की परत आ जाती है, जंग। हाँ, जंग लगना। या अंगूर का किण्वन, खाना पकाना जो हम रोज करते हैं। हमारे शरीर में खाने का पचना, यहाँ तक कि सांस लेना भी, ये सब तो रासायनिक बदलाव ही हुए ना। एग्जैक्टली। इन सब में जो शुरुआती पदार्थ है, उसकी पहचान, उसका नेचर, वो बदल जाता है। इसी को रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, पर हमें पता कैसे चलेगा कि कोई अभिक्रिया हुई है? मतलब क्या कोई खास संकेत होते हैं? हाँ, कुछ खास चीजें हैं जिन पर हम ध्यान दे सकते हैं। जैसे पदार्थ की अवस्था बदल सकती है। मान लीजिए कोई ठोस था, वो गैस बन गया। अच्छा, और? रंग में बदलाव हो सकता है, जैसे लोहे पर जंग लगना, वो भूरा हो जाता है। हाँ, ये तो दिखता है। कभी कभी गैस निकल सकती है, जैसे आप एसिड में कोई धातु डालें तो बुलबुले निकलते दिखेंगे। ओके। और तापमान? कभी कभी बर्तन गर्म या ठंडा हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तापमान में बदलाव भी एक बहुत बड़ा संकेत है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किताब में कुछ प्रयोगों का भी जिक्र है, जैसे वो मैग्नीशियम रिबन वाला, उसे जलाते हैं तो क्या होता है? हाँ, मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाते हैं तो वो एकदम तेज चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलता है, और जलने के बाद एक सफेद पाउडर बचता है। सफेद पाउडर? वो क्या होता है? वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ने हवा की ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ली, तो यहाँ अवस्था बदली, रिबन से पाउडर, और नया पदार्थ बन गया। अच्छा, और वो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड वाला, उनको मिलाने पर? उन दो विलयनों को मिलाने पर एक पीला अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं। ये भी एक पहचान है। या फिर दानेदार जिंक पर एसिड डालें तो गैस निकलती है और परख नली गर्म हो जाती है। तो ये सब निशानियां हैं। अवस्था बदलना, रंग बदलना, गैस निकलना, तापमान बदलना। पकड़ में आ गया। अब इन बदलावों को लिखने का तरीका क्या है? इसके लिए हम रासायनिक समीकरण इस्तेमाल करते हैं। सबसे सरल तरीका है शब्द समीकरण। जैसे मैग्नीशियम वाले प्रयोग के लिए हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, इसमें जो तीर के बाईं तरफ हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, वो अभिकारक हुए। जी, जिनमें रिएक्शन हुआ। सही। उन्हें अभिकारक रिएक्टेंट्स कहते हैं। और जो दाईं तरफ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो उत्पाद, प्रोडक्ट हुआ। बिल्कुल। और तीर दिखाता है कि अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है। ठीक है, पर शब्दों में लिखना शायद हमेशा आसान ना हो, खासकर अगर नाम लंबे हों। हाँ, इसीलिए हम रासायनिक सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। ये ज्यादा छोटा और ज्यादा जानकारी देने वाला तरीका है। उसी अभिक्रिया को सूत्रों में लिखेंगे, Mg+O2 MgO। हाँ, ये बेहतर है। Mg मैग्नीशियम के लिए, O2 ऑक्सीजन गैस के लिए, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। छोटा और सटीक। लेकिन यहाँ एक चीज है। बाईं तरफ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, O2, पर दाईं तरफ MgO में तो एक ही है। ये बराबर क्यों नहीं? बहुत अच्छा पॉइंट। ये जो समीकरण है Mg+O2 MgO, ये अभी संतुलित नहीं है। इसे हम कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। कंकाली मतलब सिर्फ ढांचा? हाँ, एक तरह से। और इसे संतुलित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विज्ञान का एक बहुत ही फंडामेंटल नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ओह हाँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो बनता है, न ही खत्म होता है। परमाणु बस इधर उधर जुड़ते हैं। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि अभिक्रिया से पहले जितने परमाणु किसी तत्व के थे, अभिक्रिया के बाद भी उतने ही होने चाहिए, हर तत्व के लिए। इसीलिए समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है। तो ये बैलेंसिंग करते कैसे हैं? कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है? इसका सबसे आम तरीका है हिट एंड ट्रायल विधि। हम सूत्रों के आगे सही पूर्णांक कोएफिशिएंट लगाकर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास लोहे, आयरन और भाप स्टीम की अभिक्रिया का कंकाली समीकरण है, Fe+H2O
gives Fe3O4 plus H2. ओके, तो यहाँ बाईं तरफ LHS एक Fe 2H और एक O है और दाईं तरफ RHS 3 Fe 2H और 4 O हैं। Fe और O बैलेंस नहीं है। सही। तो नियम ये है कि हम सबसे पहले उस यौगिक को चुनें जिसमें सबसे ज्यादा परमाणु हो। यहाँ वो Fe3O4 है। ठीक है, Fe3O4। अब इसमें भी उस तत्व को पहले बैलेंस करें जिसके परमाणु सबसे ज्यादा हैं। यहाँ Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, तो उसे बैलेंस करते हैं। RHS में 4 ऑक्सीजन है, LHS में H2O में सिर्फ 1 है। तो LHS में H2O के आगे 4 लगा दें। हाँ, तो समीकरण बन जाएगा Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus H2। अब ऑक्सीजन दोनों तरफ 4 हो गए। लेकिन अब हाइड्रोजन गड़बड़ा गया। LHS में 4 गुना 2 यानी 8 हाइड्रोजन हो गए और RHS में सिर्फ 2 हैं। कोई बात नहीं, अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। LHS में 8 है, RHS में 2, तो RHS में H2 के आगे क्या लगाएं कि 8 हो जाए? 4 लगा देंगे। 4 गुना 2 8, सही। तो अब समीकरण हुआ Fe plus 4H2O is equal to Fe3O4 plus 4H2। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। बचा सिर्फ लोहा Fe। RHS में 3 है, LHS में 1 है, तो बस LHS में Fe के आगे 3 लगा देते हैं। बहुत अच्छे। तो फाइनल संतुलित समीकरण क्या बना? 3Fe plus 4H2O जाएगा Fe3O4 plus 4H2। अब चेक करते हैं। Fe LHS में 3, RHS में 3, H LHS में 8, RHS में 8, O LHS में 4, RHS में 4। हाँ, अब बैलेंस है। देखा, यही है हिट एंड ट्रायल। बस ध्यान ये रखना है कि सूत्र के अंदर कुछ नहीं बदलना। जैसे H2O को H2O2 नहीं बना सकते, सिर्फ आगे गुणांक लगा सकते हैं। समझ गया, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, क्या समीकरण में और भी कुछ जानकारी डाल सकते हैं, जैसे वो ठोस है या गैस? हाँ, बिल्कुल। हम पदार्थों की भौतिक अवस्था भी बताते हैं। ठोस के लिए ब्रैकेट में S, द्रव के लिए L, गैस के लिए G, और अगर कोई चीज पानी में घुली है यानी जलीय विलयन है तो उसके लिए AQ। तो पिछले वाले समीकरण में अगर लोहा ठोस था और पानी भाप के रूप में, तो हम लिखेंगे 3FeS plus 4H2OG जाएगा Fe3O4S plus 4H2G। यहाँ H2O के साथ G लिखने का मतलब है कि पानी को भाप के रूप में इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, और कभी-कभी तीर के ऊपर या नीचे भी कुछ लिखा होता है, तापमान या दाब। हाँ, वो अभिक्रिया होने के लिए जरूरी शर्तें होती हैं। जैसे कोई अभिक्रिया अगर खास तापमान पर होती है या किसी उत्प्रेरक कैटलिस्ट की उपस्थिति में होती है तो उसे तीर के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। जैसे वो प्रकाश संश्लेषण वाला समीकरण। हाँ, उसमें तीर पर सूर्य का प्रकाश लिखते हैं। हाँ, 6CO2AQ plus 12H2OL सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल C6H12O6AQ plus 6O2AQ plus 6H2OL। यहाँ सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी हैं। बहुत बढ़िया। तो समीकरण लिखना, बैलेंस करना और उसमें जानकारी डालना, ये सब समझ आ गया। अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पर। क्या ये सब बदलाव एक जैसे होते हैं या अलग-अलग तरह के होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। रासायनिक अभिक्रियाएं कई तरह की होती हैं। हम उन्हें उनके पैटर्न के आधार पर कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांट सकते हैं। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब जुड़ना, कंबाइन होना। बिल्कुल। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक मिलकर सिर्फ एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे A और B मिलकर AB बना दें। कोई उदाहरण? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बिना बुझा चूना कहते हैं, CaO, जब पानी H2O से मिलता है। अरे हाँ, वो जो दीवारों पे पुताई के लिए लाते हैं, पानी डालते ही उसमें से भाप निकलती है और वो बहुत गर्म हो जाता है। सही पहचाना, वो अभिक्रिया है CaOS plus H2OL, CaOH2AQ plus ऊष्मा। यहाँ दो चीजें CaO और H2O जुड़कर एक चीज CaOH2 बुझा हुआ चूना बना रही हैं और साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। अच्छा, तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये चूने वाली अभिक्रिया संयोजन भी है और ऊष्माक्षेपी भी। और उदाहरण हैं ऊष्माक्षेपी के, जैसे कोयले का जलना CS plus O2G, CO2G,
इसमें भी तो गर्मी निकलती है। हाँ, कोयले का जलना भी संयोजन और ऊष्माक्षेपी है। और हमारा सांस लेना, श्वसन, उसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनाता है। वो भी ऊष्माक्षेपी है। इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो जो बुझा हुआ चूना बनता है, उससे दीवाना पर सफेदी करने के बाद चमक कैसे आती है? वो तो गीला होता है पहले। वो इसलिए क्योंकि बुझा हुआ चूना हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से धीरे धीरे अभिक्रिया करता है और इससे कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली, मजबूत परत बन जाती है। CaOH2Aq प्लस CO2G इज इक्वल टू CaCO3S प्लस H2OL। ये कैल्शियम कार्बोनेट ही संगमरमर का भी फॉर्मूला है और इसी से चमक आती है। वाह, क्या कनेक्शन है। ठीक है, तो ये हुआ संयोजन। अब इसका उल्टा क्या होगा? मतलब जब एक चीज टूटकर दो या ज्यादा में बदल जाए? उसे कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक अकेला अभिकारक टूटकर दो या ज्यादा सरल उत्पाद देता है, जैसे AB टूटकर A प्लस B बन जाए। ये संयोजन का एकदम उल्टा हुआ। लेकिन किसी चीज को तोड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी ना? बिल्कुल सही। वियोजन अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है। ये ऊर्जा ऊष्मा, गर्मी, प्रकाश, रोशनी या विद्युत बिजली के रूप में हो सकती है। अच्छा, तो ऊर्जा के आधार पर इसके भी प्रकार होंगे? हाँ, अगर ऊष्मा देकर वियोजन किया जाए तो उसे ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डीकॉम्पोजिशन कहते हैं। जैसे फेरस सल्फेट के हरे क्रिस्टल होते हैं, उन्हें गर्म करें तो वो टूट जाते हैं, फेरिक ऑक्साइड बनता है जो भूरा होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें निकलती हैं जिनकी गंध थोड़ी अजीब होती है। 2FeSO4S ऊष्मा, Fe2O3S प्लस SO2G प्लस SO3G। ओके, और चूना पत्थर सीमेंट बनाने में काम आता है? हाँ, चूना पत्थर यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को गर्म करने पर वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में टूट जाता है। CaCO3S ऊष्मा, CaOS प्लस CO2G। ये CaO सीमेंट बनाने में बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो हुई ऊष्मा वाली बात। और अगर बिजली से तोड़ें? उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे आम उदाहरण है पानी का। पानी में अगर बिजली प्रवाहित करें तो वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। 2H2OL विद्युत धारा, 2H2G प्लस O2G। इसमें एक खास बात है ना, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से डबल बनती है। हाँ, क्योंकि पानी के अणु H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2.1 होता है, तो टूटने पर गैसें भी उसी अनुपात में बनती हैं। गॉट इट। और तीसरा तरीका, प्रकाश से तोड़ना। उसे कहते हैं प्रकाशीय वियोजन, फोटोलाइसिस। जैसे सिल्वर क्लोराइड AgCl एक सफेद पाउडर होता है। उसे अगर धूप में रख दें तो वो ग्रे रंग के सिल्वर धातु Ag और क्लोरीन गैस Cl2 में टूट जाता है। 2AgCl सूर्य का प्रकाश, 2AgS प्लस Cl2G। अच्छा, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है? हाँ, बिल्कुल। सिल्वर ब्रोमाइड भी सूर्य के प्रकाश में सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। और इन्हीं अभिक्रियाओं का इस्तेमाल पहले ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। कमाल है। तो ये जो सारी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, इनमें ऊर्जा लग रही है, मतलब ये ऊर्जा सोख रही हैं। इन्हें क्या कहेंगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा या ऊर्जा अवशोषित होती हैं, उन्हें ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक अभिक्रिया कहते हैं। ज्यादातर वियोजन अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी होती हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया संयोजन, जुड़ना, अक्सर ऊष्मा निकलना, ऊष्मक्षेपी, और वियोजन, टूटना, ऊर्जा लगना, ऊष्माशोषी। अब अगला प्रकार है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी को हटा देना। हाँ, बिल्कुल। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा क्रियाशील तत्व किसी दूसरे कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक के विलयन से हटा देता है या विस्थापित कर देता है। ओह, ये वही वाला है ना जिसमें लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं। हाँ। क्या होता है उसमें? घोल का नीला रंग धीरे धीरे हल्का हरा होने लगता है और कील के ऊपर भूरे रंग की परत जम जाती है। एकदम सही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहा Fe कॉपर Cu से ज्यादा क्रियाशील है, तो वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है,
जिससे आयरन सल्फेट FeSO4 बन जाता है और बेचारा कॉपर धातु बनकर कील पर जमा हो जाता है। समीकरण है FeS प्लस CuSO4Aq प्लस FeSO4Aq प्लस CuS। नीला रंग CuSO4 का था, हल्का हरा रंग FeSO4 बनने से हुआ। अच्छा, तो ये क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। मतलब जिंक या लेड भी कॉपर को हटा सकते हैं, क्योंकि वो भी शायद ज्यादा क्रियाशील होंगे। हाँ, जिंक Zn और लेड Pb भी कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर बनेगा Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, और लेड को कॉपर क्लोराइड में डालेंगे तो लेड क्लोराइड और कॉपर बनेगा Pb प्लस CuCl2 PbCl2 प्लस Cu। समझ गया। जो ज्यादा ताकतवर क्रियाशील है वो कम वाले को हटा देता है। अब अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्वि मतलब दो, इसमें 2 बार हटाते हैं क्या? हाँ, ऐसे समझ सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करते हैं। मतलब इसके साथ ही उसके पास, उसके साथ ही इसके पास। AB प्लस CD मिलकर AD प्लस CB बना देते हैं। आयनों की अदला बदली, कोई उदाहरण? जैसे हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 का विलयन लें और बेरियम क्लोराइड BaCl2 का विलयन लें और दोनों को मिला दें। तो सोडियम के साथ सल्फेट है, बेरियम के साथ क्लोराइड, अदला बदली होगी तो सोडियम के साथ क्लोराइड आ जाएगा, NaCl बनेगा, और बेरियम के साथ सल्फेट चला जाएगा, BaSO4 बनेगा। समीकरण होगा Na2SO4Aq प्लस BaCl2Aq इक्वल टू BaSO4S प्लस 2NaClAq। इसमें आपने BaSO4 के आगे S लिखा है, मतलब ये ठोस है। हाँ, बेरियम सल्फेट पानी में घुलता नहीं है, वो एक सफेद ठोस के रूप में बनता है और नीचे बैठ जाता है। ऐसे अघुलनशील ठोस को अवक्षेप प्रिसिपिटेट कहते हैं। अच्छा, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। बिल्कुल। तो ये वाली अभिक्रिया द्विविस्थापन भी है और अवक्षेपण भी। वो जो पहले हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड मिलाने की बात की थी, जिसमें पीला पदार्थ बनता है, वो भी द्विविस्थापन और अवक्षेपण का ही उदाहरण है। उसमें लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। ठीक है, आयनों का एक्सचेंज। अब आखिरी प्रकार है उपचयन और अपचयन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये नाम थोड़े कठिन लगते हैं। हाँ, उपचयन ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन। इन्हें समझने का एक आसान तरीका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के संदर्भ में है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो हम कहते हैं उसका उपचयन हुआ। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना उपचयन। ठीक है, और अपचयन? अपचयन इसका ठीक उल्टा है, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। ओके, क्या ये हमेशा अलग अलग होते हैं? नहीं, असल में ये दोनों क्रियाएं ज्यादातर साथ साथ होती हैं। अगर एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है तो किसी दूसरे का अपचयन जरूर हो रहा होगा। इसीलिए ऐसी अभिक्रियाओं को मिलाकर रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेड रिडक्शन प्लस ऑक्स ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रेडॉक्स। रेडॉक्स, अच्छा, कोई उदाहरण देंगी इसका? जरूर। मान लीजिए हम कॉपर पाउडर को हवा में गर्म करते हैं। कॉपर Cu ऑक्सीजन O2 से क्रिया करके कॉपर ऑक्साइड CuO बनाता है, जो काले रंग का होता है। 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। यहाँ कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो कॉपर का क्या हुआ? कॉपर का उपचयन हुआ। सही। अब मान लीजिए इस गर्म कॉपर ऑक्साइड CuO के ऊपर से हम हाइड्रोजन गैस H2 गुजारते हैं, तो पता है क्या होता है? वो काला पदार्थ वापस भूरा कॉपर बन जाता है और साथ में पानी H2O बनता है। CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। अब यहाँ क्या हुआ? यहाँ CuO में से ऑक्सीजन निकल गई और वो Cu बन गया, तो CuO का अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन H2 का क्या हुआ? हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गई और वो H2O बन गया, तो हाइड्रोजन का उपचयन हुआ। देखा, एक ही अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा है CuO का Cu में और उपचयन भी H2 का H2O में। यही रेडॉक्स अभिक्रिया है। वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, वो जो मैग्नीशियम रिबन जलाया था 2Mg + O2 2MgO, उसमें क्या हुआ था? उसमें मैग्नीशियम Mg में ऑक्सीजन जुड़ी थी, तो मैग्नीशियम का उपचयन हुआ था। समझ गया। ये उपचयन अपचयन तो काफी आम लगता है।
क्या हमारी रोज की जिंदगी में भी इसका कोई असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। दो बहुत आम प्रभाव हैं जो हम रोज देखते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण मतलब कोरोजन, जैसे लोहे में जंग लगना। हाँ, वही। जब कोई धातु अपने आसपास नमी, हवा, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसका धीरे धीरे उपचयन होने लगता है और वो खराब होने लगती है। इसी को संक्षारण कहते हैं। लोहे का जंग लगकर लाल भूरा हो जाना सबसे आम उदाहरण है। और चांदी काली पड़ जाती है, तांबे पर हरी परत जम जाती है, ये सब भी संक्षारण ही है। हाँ, ये सब संक्षारण के ही रूप हैं और ये एक बड़ी समस्या है क्योंकि इससे पुल, जहाज, गाड़ियों के ढांचे, रेलिंग बहुत नुकसान होता है। इसीलिए हम लोहे की चीजों पर पेंट करते हैं ताकि हवा पानी सीधे संपर्क में ना आए। और दूसरा प्रभाव आपने बताया विकृत गंधता, रैंसिडिटी। ये क्या है? ये खाने पीने की चीजों से जुड़ा है, खासकर तेल और वसा वाली चीजों से। जब ऐसी चीजें हवा के संपर्क में आती हैं तो उनमें मौजूद तेल और वसा का उपचयन हो जाता है। अच्छा, तो उससे क्या होता है? उससे उनका स्वाद और गंध दोनों खराब हो जाते हैं। खाना बांस जाता है या उसमें से अजीब सी महक आने लगती है। इसी को विकृत गंधिता कहते हैं। हाँ, ये तो होता है। जैसे पुराने रखे हुए चिप्स या नमकीन का स्वाद बदल जाता है। अच्छा, तभी चिप्स के पैकेट इतने फूले हुए होते हैं, उनमें हवा भरी होती है। उनमें हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी होती है। पैकेट बनाते समय उसमें से ऑक्सीजन निकाल देते हैं और नाइट्रोजन भर देते हैं। नाइट्रोजन कम क्रियाशील गैस है, वो आसानी से उपचयन नहीं होने देती। अच्छा, ताकि चिप्स खराब ना हो। और कोई तरीका है इसे रोकने का? हाँ, खाने की चीजों में कभी-कभी प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाए जाते हैं जो उपचयन को रोकते हैं। या फिर खाने को वायुरोधी डिब्बों में रखना भी एक तरीका है ताकि हवा का संपर्क कम से कम हो। कमाल है। तो ये उपचयन हमारी जिंदगी को इतने तरीकों से छूता है। तो आज हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों की दुनिया को काफी करीब से देखा, एनसीईआरटी के अध्याय 1 के आधार पर। हाँ, हमने समझा कि रासायनिक बदलावों को कैसे पहचाने, उनके संकेत क्या हैं, फिर उन्हें समीकरणों के रूप में लिखना सीखा और ये भी जाना कि द्रव्यमान संरक्षण के लिए उन्हें संतुलित करना क्यों जरूरी है। और फिर हमने अभिक्रियाओं के मुख्य प्रकारों को भी समझा, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रिडॉक्स। हर एक अपने आप में अलग पैटर्न दिखाता है। बिल्कुल। और अंत में हमने देखा कि कैसे उपचयन जैसी एक प्रक्रिया हमारे रोज के जीवन में संक्षारण और विकृत गंधिता जैसी चीजों के रूप में सामने आती है। ये सब जानना एक तरह से प्रकृति की भाषा को समझना है। एक बात मेरे मन में और आ रही है। हमने देखा कि कुछ अभिक्रियाओं को शुरू करने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, जैसे वियोजन में, कुछ में ऊर्जा निकलती है, जैसे संयोजन में। पर क्या ये सारी अभिक्रियाएं एक ही स्पीड से होती हैं? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। नहीं, सारी अभिक्रियाएं एक ही गति से नहीं होती। कुछ बहुत तेज होती हैं, पलक झपकते ही, और कुछ बहुत धीमी होती हैं, जिनमें दिन, महीने या साल भी लग जाते हैं, जैसे लोहे पर जंग लगना। तो क्या इनकी गति को कंट्रोल किया जा सकता है, तेज या धीमा, जैसे हमने समीकरण में तापमान या उत्प्रेरक का जिक्र किया था? हाँ, बिल्कुल। अभिक्रिया की गति, जिसे रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे तापमान, अभिकारकों की सांद्रता कंसंट्रेशन, उनका सतह क्षेत्र और हाँ, उत्प्रेरक की उपस्थिति। इन कारकों को बदलकर हम अभिक्रिया की गति को नियंत्रित कर सकते हैं। ओह, मतलब ये अपने आप में एक और बड़ा टॉपिक है कि ये फैक्टर्स कैसे काम करते हैं। हाँ, ये रसायन विज्ञान का एक और बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पहलू है। वाकई, सोचने के लिए एक और आयाम मिल गया। चलिए, इसी विचार के साथ आज की ये गहरी बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को रासायनिक बदलावों की इस दुनिया को समझने में मजा आया होगा। मुझे भी यही उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद।